Hey friends, welcome back to my YouTube channel Expert Opinion. आई होप यू आर गुड. फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको हेल्प करेंगे आने वाले एग्जाम्स में. तो आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे. इसमें हम 20 क्वेश्चन CDP के, 20 क्वेश्चन हिंदी के और 20 क्वेश्चन EVS के डिस्कस करेंगे जो कि हेल्प करेंगे आपको आने वाले एग्जाम में. तो मिक्स प्रैक्टिस रहेगी ये CDP हिंदी और EVS की. तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की इस वीडियो को. अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें. फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फटाफट से इसका आंसर देंगे. किस अवस्था में बालक से सीखने की सीमा और तीव्रता की ओर किसी भी अवस्था में बहुत अधिक होती है? किस अवस्था में बालक से सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की ओर किसी भी अवस्था में बहुत अधिक होती है? आंसर करेंगे इसका क्या होगा. शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था. किस अवस्था में बालक के होना चाहिए? किस अवस्था में बालक के सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की ओर किसी भी अवस्था में बहुत अधिक होती है? इसका आंसर बताएंगे क्या होगा. शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था. सो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर जो लोग फर्स्ट ऑप्शन को कर रहे हैं, ऑप्शन फर्स्ट या ए आंसर कर रहे हैं ABCD में से, तो उनका करेक्ट है. क्योंकि वैलेंटाइन ने ये बात कही. वैलेंटाइन ने कहा कि सीखने में सीमा और तीव्रता जो शैशवावस्था में होती है वो किसी अवस्था में नहीं होती. यानी विकास की ओर किसी भी अवस्था में बहुत अधिक अगर तेज विकास होता है तो वो होती है शैशवावस्था. ये बात किसने कही? वैलेंटाइन ने. और वैलेंटाइन ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल भी कहा. इसलिए ऑप्शन फर्स्ट यहाँ सबसे ज़्यादा बेटर है. ठीक है, चलिए. होती तो किशोरावस्था में भी तीव्र ही है, लेकिन सबसे तीव्र कब होती है? सबसे तीव्र होती है किशोरावस्था में. चलिए अगला क्वेश्चन. किस मनोवैज्ञानिक ने बाल्यावस्था को बालक का निर्माणकाली काल माना है? कि बच्चे का निर्माण कब होता है? बाल्यावस्था में. ये बात किसने कही? इसे अत्यधिक महत्व किसने दिया? वॉटसन ने, स्किनर ने, फ्रॉयड ने, जॉन लॉक ने. इसका आंसर करेंगे फटाफट. हर एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा. जितने भी क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आती हूँ वो सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं. अगर आप प्रीवियस ईयर एग्जाम्स उठाकर देखेंगे तो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं और संभावित क्वेश्चंस, तो सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं. सारे क्वेश्चंस आप अटेंड करेंगे. और इस क्वेश्चन का आंसर जो लोग ऑप्शन थर्ड कर रहे हैं, फ्रॉयड, उन सभी का करेक्ट है. फ्रॉयड ने बालक को, जो बालक की बाल्यावस्था होती है, उस बाल्यावस्था को बालक का निर्माणकारी काल माना है. किसने? फ्रॉयड ने. सबसे ज़्यादा इस पर बल किसने दिया? फ्रॉयड ने दिया है कि बच्चे का निर्माणकारी काल होता है बाल्यावस्था. तो ऑप्शन थर्ड जो लोग आंसर किए हैं, सी जो लोग आंसर किए हैं, उनका आंसर करेक्ट है. चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन. एडोलसेंस पुस्तक के लेखक हैं. ऑप्शन है किंग, थॉर्नडाइक, हॉलिंगवर्थ या स्टैनले हॉल. बताएंगे फटाफट से एडोलसेंस पुस्तक के लेखक. इसका आंसर आपको देखते ही आना चाहिए क्योंकि एडोलसेंस पे सबसे ज़्यादा वर्क करने वाले रहे स्टैनले हॉल. स्टैनले हॉल ने तो ये तक कहा कि जो किशोरावस्था है यानी एडोलसेंस जो एज है वो बच्चे की सबसे ज़्यादा संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था होती है. स्टैनले हॉल ने 1940 में, कब? 1940 में प्रकाशित अपनी पुस्तक एडोलसेंस में ये लिखा था कि किशोरों में शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं. वे यकायक यानी कि अचानक से अकस्मात होते हैं. ये कौन सी पुस्तक में कहा? एडोलसेंस पुस्तक में. ये पुस्तक किसकी है? स्टैनले हॉल की. और एडोलसेंस पे सबसे ज़्यादा वर्क करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं स्टैनले हॉल. 1940 में इनकी ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी, एडोलसेंस, याद रखिएगा. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है. और एक चीज़ आपको याद रखनी है कि एडोलसेंस यानी किशोरावस्था को अगर एक शब्द में आपको कहने के लिए कहे कि एक शब्द क्या हो सकता है किशोरावस्था के लिए, तो परिवर्तन होगा. क्योंकि एडोलसेंस पुस्तक में ही स्टैनले हॉल ने ये बात कही कि शारीरिक, जो किशोर हैं उनमें शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन अकस्मात होते हैं. यानी परिवर्तनों की बात जब भी आएगी तो एडोलसेंस से रिलेट करेंगे. अगला क्वेश्चन. किस महान भारतीय शिक्षाविद को प्रकृति, कला एवं जीवन से शिक्षा को जोड़ने का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन आपके सामने. रविंद्रनाथ टैगोर, मीरा अल्फा, महात्मा गांधी या अरस्तु. आंसर बताएंगे इसका क्या होगा.
तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट रविन्द्रनाथ टैगोर। वैसे अगर हम बात करें सिर्फ कला की यानी हस्तकला, तो हस्तकला पर सबसे ज़्यादा जोर देने वाले महात्मा गांधी रहे, लेकिन यहाँ पर कहा है कि किस महान भारतीय शिक्षाविद को प्रकृति, कला और जीवन से शिक्षा जोड़ने का श्रेय जाता है, तो ये जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर को। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ बेटर है। रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत सारी प्रतिभाओं के धनी व्यक्ति थे, बहुत प्रतिभाएं इनके अंदर थी और इन्होंने आनंद युक्त कर्म से को ही सर्वोत्तम माना था कि आनंद युक्त जो कर्म होता है, कर्म ही सब कुछ है, कर्म प्रधान रहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर। और इन्होंने स्वतंत्रता और आनंद को विशेष महत्व दिया था, ठीक है। और शांति निकेतन विद्यालय का प्रारंभ किसने किया था, वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही किया था। तो इतना पॉइंट आपको याद रखने। और शांति निकेतन से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि शांति निकेतन का आरंभ किसने किया, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से किस विद्वान ने संवेगात्मक बुद्धि को बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण माना है, यानी जो संवेगात्मक बुद्धि है उसको बुद्धि लब्धि से भी अधिक माना है, किसने, डैनियल गोलमैन ने, या फिर गेट्स ने, या जीवी वॉटसन ने, या जॉन लॉक ने। तो संवेगात्मक बुद्धि पर वर्क करने वाले कौन हैं, डैनियल गोलमैन। तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। संवेगात्मक बुद्धि को बुद्धि लब्धि से अधिक किसको माना है, तो संवेगात्मक बुद्धि को किसने माना है, डैनियल गोलमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक किस अवस्था में रासायनिक खाद और चीनी के मध्य अंतर करना सीख जाता है। रासायनिक खाद और चीनी इन दोनों के मध्य में अंतर करना सीख जाता है बच्चा कौन सी अवस्था में, संवेगात्मक या संवेदी क्रियात्मक अवस्था, या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। चारों अवस्था किसकी हैं, जीन पियाजे की हैं। जीन पियाजे ने दी थी 4 अवस्था और जीन पियाजे ने ये माना था कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, कौन सी अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इस अवस्था में बालक का चिंतन तार्किक हो जाता है और वह गुणों की पहचान कर लेता है। इसके अलावा हमें एक चीज़ और दिखाई दे रही है, हम फोर्थ ऑप्शन के साथ जाने की बजाय थर्ड के साथ में जाना ज़्यादा बेटर है। रासायनिक खाद और चीनी के मध्य अंतर करना सीख जाता है, तो हम जाएंगे थर्ड के साथ में मूर्त क्रियात्मक अवस्था, क्योंकि लॉजिक तो बच्चे के अंदर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में भी आ जाता है। अगर यहाँ कहा जाता कि औपचारिक रूप से, तब हम औपचारिक के साथ में जाते, या अमूर्त रूप से तब हम औपचारिक के साथ में जाते, या ये कहा जाता कि अप्रत्यक्ष रूप से, जो प्रत्यक्ष नहीं है बच्चे के सामने, तब हम चले जाते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के साथ में। तो अभी हम सी के साथ में जाएंगे। जो लोग थर्ड ऑप्शन आंसर किए हैं उनका सही है सी, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा रासायनिक खाद और चीनी के मध्य अंतर करना सीख जाता है। बच्चे के अंदर तार्किक चिंतन थर्ड अवस्था में ही आ जाता है। ओके, ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, कर्ट लेविन ने अपने अधिगम सिद्धांत क्षेत्र सिद्धांत में उस शक्ति को क्या नाम दिया जो किसी व्यक्ति को लक्ष्य के पास से दूर ले जाते हैं। ऐसी शक्ति जो किसी भी व्यक्ति को उसके लक्ष्य से भटका देती है, दूर ले जाती है, उस शक्ति को क्या कहा कर्ट लेविन ने। ठीक, ऑप्शन है वेक्टर्स व वैलेंसी, वातावरण, टोपोलॉजी, या लाइफ स्पेस। लाइफ स्पेस आंसर बताएंगे क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट वेक्टर्स व वैलेंसी। सबसे पहले हम बात करते हैं कर्ट लेविन या कुर्ट लेविन की। जो कुर्ट लेविन हैं ये गेस्टल्टवादी हैं, जैसे कोहलर, कोफ्ता, वर्दीमर थे गेस्टल्टवादी, उन्हीं के साथ में कर्ट लेविन भी थे और इन्होंने गेस्टल्टवाद की स्थापना की थी। इसके अलावा कर्ट लेविन का जो सिद्धांत है उसको हम फील्ड थ्योरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, फील्ड थ्योरी या फिर क्षेत्र सिद्धांत आप कह सकते हैं हिंदी में। कर्ट लेविन ने 3 अवधारणाओं की बात की, वेक्टर्स और कर्षण की, जीवन दायरा की और तल रूप की। ठीक है, तो देखिए एक डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं कर्ट लेविन के सिद्धांत को। कर्ट लेविन ने कहा कि जैसे ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये कोई व्यक्ति है और ये सारा क्या है, पर्यावरण है उसके चारों तरफ, उसके चारों तरफ का आवरण है। तो ये व्यक्ति अपने पूरे जीवन भर क्या करता रहता है, इस दायरे से संघर्ष करता रहता है, यानी पर्यावरण से संघर्ष करता रहता है। किस लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, क्योंकि व्यक्ति की आवश्यकता जो हैं वो अथाह हैं, उनका कोई भी किनारा नहीं है। कहने का मतलब ये है कि हमारी जो ज़रूरतें हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती। एक ज़रूरत के पूरा होने पर दूसरी ज़रूरत आ जाती है, यानी एक आवश्यकता ख़त्म होगी दूसरी आवश्यकता होने लगती है। तो व्यक्ति की आवश्यकताएं तो अथाह हैं, लेकिन जो हमारा पर्यावरण है उसकी सप्लाई तो सीमित है। ऐसा नहीं है कि आज हम ये कहें कि हमारे पास में पूरा
जैसे बंगला, गाड़ी, हमारे ऐशो आराम सारी चीज़ें हों, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको संघर्ष तो करना पड़ेगा ना। किससे? एनवायरनमेंट से, अपने पर्यावरण से, अपने आसपास के जो माहौल है उससे। इसके अलावा जो जैसे कि आप जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी तो आपका एनवायरनमेंट है, वो उसी से तो आप घिरे हुए हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? संघर्ष। इसीलिए इसका नाम फील्ड थ्योरी है, यानी क्षेत्र सिद्धांत इसको कहेंगे कि ये व्यक्ति जो यहाँ पर खड़ा है पूरे जीवन भर इस पर्यावरण से क्या करता रहता है? संघर्ष करता रहता है। ठीक है। और इस संघर्ष में जो एक शक्ति होती है जो कि आपको लक्ष्य से दूर ले जाती है, उसको कहेंगे वेक्टर्स। और वैलेंसी वेक्टर्स की वजह से, जो विकार हैं उनकी वजह से ही आप अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं, लक्ष्य से दूर हो जाते हैं या लक्ष्य के पास चले जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप पॉजिटिव हैं या नेगेटिव। ठीक है। तो आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसको तलरूप सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, कर्ट-लेवन का जो क्षेत्रवाद का सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षा में ज्ञात से अज्ञात की संकल्पना अधिगम के किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन है बहुअनुक्रिया, आंशिक क्रिया का नियम, समानता का नियम या साहचर्य परिवर्तन। आंसर बताएंगे। ज्ञात से अज्ञात की संकल्पना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, समानता का नियम। जो लोग सी आंसर, थर्ड ऑप्शन को आंसर किए हैं उनका सही है। ठीक है। समानता का नियम व्याख्या करता है कि प्रयास और त्रुटि जो सिद्धांत है किसका? थॉर्नडाइक का। प्रयास करके और त्रुटियां कर करके बच्चा सीखता है, उसी तरीके से जो चीज़ें ज्ञात हैं उससे अज्ञात की तरफ बढ़ता जाता है। ठीक, अभ्यास कर करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से प्रसूत व्यवहार नहीं है। ऑप्शन है रबड़ी देखते ही मुंह में पानी आ जाना, खड़े होकर इधर उधर चहल कदमी करना, हाथ पैर हिलाना या बच्चे द्वारा एक खिलौने को छोड़कर दूसरा ले लेना। आंसर बताएंगे इसका क्या होगा? सो इसका करेक्ट आंसर होगा रबड़ी देखते ही मुंह में पानी आ जाना। रबड़ी देखते ही मुंह में पानी आ जाना, ये कैसा, किस सिद्धांत पर बेस्ड है? ये जो पावलोव ने दिया था, किस पर? कुत्ते पर। पावलोव ने जो कुत्ते पर अपना सिद्धांत दिया था, कौन सा था? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, उस पर डिपेंड है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, तो अनुक्रिया व्यवहार है ये कि रबड़ी देखी और मुंह में पानी आ गया, लेकिन बकाया जो बाकी के हैं ये सारे प्रसूत व्यवहार सिद्धांत से संबंधित हैं, जबकि फर्स्ट ऑप्शन अनुक्रिया व्यवहार से संबंधित है। नेक्स्ट, किसी लड़की द्वारा अपनी कम लंबाई को छुपाने के लिए ऊंची हील के सैंडल पहनना, यह प्रवृत्ति या युक्ति कहलाती है। ऑप्शन है रेचम, शमन, प्रतिगमन, क्षतिपूर्ति। आंसर बताएंगे इसका क्या होगा? तो अपने अंदर जब कोई कमी होती है, हमारी कोई कमजोरी होती है, उसको छुपाने के लिए, यानी हमारे पास क्या है? उसकी कमी यानी क्षति, तो उसकी पूर्ति हम कर लेते हैं। जैसे लंबाई कम है तो हील पहन के काम चलाते हैं, तो इसको कहते हैं क्षतिपूर्ति। ठीक है। तो अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए एक क्षेत्र की कमी को दूसरे प्रयास में पुनः सफलता प्राप्त करना क्षतिपूर्ति कहलाता है। जैसे कि लड़की को क्या है? लंबाई की कमी है तो वो हील पहन लेगी और वो छुप जाएगी, जो क्षति है, कमी है, उसकी पूर्ति हो जाएगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपने एक दिन किसी को अपना लंच शेयर किया और दूसरे दिन वो अगर आपके साथ, आप लंच नहीं लाए और वो आपके साथ लंच शेयर करता है, तो उस क्षति की पूर्ति यानी कमी की पूर्ति हो जाती है। नेक्स्ट है, ये बालक दूसरों को मित्र बनाने की अधिक इच्छा, दूसरों द्वारा मित्र बनाए जाने की कम इच्छा, विद्यालय की असफलता का कारण निराशा, संवेगात्मक और सामाजिक असमायोजन वाले होते हैं। यह कथन किस प्रकार के बालकों की ओर संकेत करता है? तो इतने सारे गुण दिए हैं, ये किस बच्चे के हो सकते हैं? प्रतिभाशाली बालक के, अपराधी बालक के, समस्यात्मक बालक के या मंदबुद्धि बालक के। दूसरों को मित्र बनाने की अधिक इच्छा और दूसरों द्वारा मित्र बनाए जाने की कम इच्छा, विद्यालयी असफलता का कारण निराशा, संवेगात्मक व सामाजिक असमायोजन वाले बालक होते हैं। ये कथन है मंदबुद्धि बालकों के लिए। ऑप्शन डी करेक्ट है, मंदबुद्धि बच्चों के अकॉर्डिंग। तो क्रो एवं क्रो ये बात कहते हैं कि मंदबुद्धि बालकों में इस तरीके की प्रवृत्ति पाई जाती है कि वो दूसरों के मित्र बनने की अधिक इच्छा रखते हैं, लेकिन दूसरों द्वारा मित्र बनाए जाने की कम इच्छा रखते हैं। इसके अलावा विद्यालय असफलता का कारण निराशा, संवेगात्मक व सामाजिक असमायोजन वाले बालक होते हैं, जिन्हें कि मंदबुद्धि बच्चे कहते हैं। कौन? क्रो एंड क्रो। अगला क्वेश्चन, समस्या बालक नहीं है, यानी समस्यात्मक बच्चा कौन सा नहीं है? ऑप्शन है चोरी करने वाला बालक, ये तो होगा। झूठ बोलने वाला बालक, ये भी होगा। प्रतिभाशाली बालक, क्रोध करने वाला
बालक, ये तीनों होंगे तो जो प्रतिभाशाली बालक है वो समस्यात्मक बालक होगा। ये बात ठीक नहीं है, तो ऑप्शन डी के साथ में हम जाएंगे। वैलेंटाइन ने कहा था कि समस्यात्मक बालक जो हैं ये साधारणतः उन बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनका व्यवहार और व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असामान्य हो जाता है, यानी बात बात पर असामान्य हो जाते हैं, जरा सी बात पर। ठीक, चोरी करेंगे तो समस्यात्मक है, समस्या उत्पन्न होगी। अपने एरिया में कहीं चोरी करने लगेंगे तो समस्यात्मक बालक होंगे या नहीं होंगे। अगर आप झूठ बोलेंगे तो समस्याएं पैदा करेंगे, क्रोध करेंगे तो समस्याएं पैदा करेंगे, लेकिन प्रतिभाशाली होना कोई भी समस्यात्मक बालक नहीं होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, खिसियानी बिल्ली खंबा खोसे कहावत किस रक्षा युक्ति का उदाहरण है? ऑप्शन है दमन, प्रक्षेपण, प्रतिगमन, विस्थापन। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, फटाफट से आंसर करेंगे, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? होगा ऑप्शन डी, विस्थापन। विस्थापन या पलायन एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें कि व्यक्ति कष्टपूर्ण स्थिति या समस्या का सामना करने की जगह पर उसकी प्रतिक्रिया अन्यत्र प्रकट करने लगता है। यानी कि जैसे कोई कष्टप्रद स्थिति आ गई आपके सामने, आपने पेपर दिया, उसमें आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो आप क्या करते हैं? विस्थापन करने लगते हैं। ठीक, दूसरे पर डाल देते हैं, उसका सामना नहीं करके भाग जाते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, मान के चलिए कि घर में झगड़ा हुआ तो आप घर में रुकेंगे, आपका दिमाग खराब हुआ। इससे अच्छा आप क्या करते हैं? घर से बाहर चले जाते हैं 1-2 घंटे के लिए। आप देखते हैं कि अब वाइफ का मूड ठीक है तो वापस आ जाते हैं, यानी विस्थापन कर लेते हैं आप उस स्थिति से जो कि आपके सामने पैदा हुई, कष्टपूर्ण स्थिति या समस्या, उसका सामना नहीं करते, बल्कि वहाँ से क्या कर लेते हैं आप? विस्थापन कर लेते हैं, भाग लेते हैं, पलायन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी शिक्षार्थी द्वारा असफल होने पर असफलता का दोष विद्यालय पर मढ़ना, इस रक्षा युक्ति को कहा जाएगा? कोई विद्यार्थी जब असफल होता है, जो एग्जाम्पल मैं अभी आपको दे रही थी, वो खुद को दोष ना देकर विद्यालय को दोष देता है कि विद्यालय की कमी रही, टीचर्स की कमी रही, ये नहीं पढ़ाया, वो नहीं पढ़ाया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। तो ये क्या है? औचित्य स्थापन है, आक्रामकता है, प्रक्षेपण है या दमन है? इसको हम क्या कहेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, प्रक्षेपण। यानी अपनी गलती को ना स्वीकार कर दूसरे पर हम आरोप लगा देते हैं, प्रोजेक्शन। इसके लिए एक कहावत है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ठीक है, प्रक्षेपण यानी प्रोजेक्शन होता है, यानी कि अपनी असफलता के लिए दूसरों को आरोपित करना ही प्रक्षेपण कहलाता है। प्रक्षेपण का अत्यधिक प्रयोग मानसिक अस्वस्थता को दर्शाता है। जो लोग जिनका हेल्थ ठीक नहीं होता है, यानी जो मानसिक रोगी होते हैं, वो ऐसा करते हैं, दूसरों पर हमेशा ब्लेम करते रहेंगे। कुछ भी होता है उनके साथ में, मेरे साथ ये नहीं होता अगर ये ऐसा नहीं करते, यानी दूसरों पर ब्लेम करना उनकी हैबिट बन जाती है। मानसिक रोगी हो जाते हैं ऐसे लोग जो प्रक्षेपण करते रहते हैं। तो याद रखिए, कुछ भी होता है तो उसको स्वीकारना सीखिए। दूसरों पर थोपना गलत होता है, अपनी गलती को किसी और पर थोप देना। कई बार मैं ग्रुप में भी देखती हूँ, लोग बस कमियां देखते हैं, अच्छाइयाँ नहीं देखते। कई लोग ऐसे हैं जो कमियां ही कमियां देखने आते हैं, अच्छाई नहीं। उनको जरा सा एक कोई चीज़ ऐसा लगता है कि ये नहीं होना चाहिए तो बस भाग जाते हैं छोड़कर। ऐसा नहीं होना चाहिए, कमियां क्यों देख रहे हो? ये इस तरीके के लोग होते हैं जो पूरी बॉडी को छोड़कर उस जगह पर बैठते हैं जहाँ पर घाव होता है। तो ऐसे लोग लाइफ में कभी सक्सेस नहीं होते, याद रखिएगा। प्रक्षेपण करने वाले लोग और मानसिक रोगी भी हो जाते हैं। उनके दिमाग में हमेशा यही रहेगा कि इसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ है। अगला क्वेश्चन, मानसिक द्वंद्व या संघर्ष का कारण है? ऑप्शन है इच्छाओं पर नियंत्रण ना होना, इच्छाओं के प्रतिकूल परिस्थितियों से सामना होना, शारीरिक अक्षमता के कारण उत्पन्न खिन्नता या उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, इच्छाओं के प्रतिकूल परिस्थितियों से सामना होना। यानी जो हमारी इच्छा है उसके प्रतिकूल अगर हमारे सामने परिस्थितियां आती हैं और उनसे हम सामना करते हैं तो मानसिक द्वंद्व या संघर्ष होता है। तो यही कारण है, ठीक है, यही कारण है। इच्छाओं पर नियंत्रण ना होना कोई बात नहीं, अगर परिस्थितियां ऐसी होंगी। वैसे ये सारे ही ऑप्शन ठीक लग रहे हैं। इच्छाओं पर नियंत्रण ना होना, इच्छाओं के प्रतिकूल परिस्थितियों से सामना होना, शारीरिक अक्षमता के कारण उत्पन्न खिन्नता, ये भी मानसिक द्वंद्व या संघर्ष का कारण है। तो उपरोक्त सभी के साथ में जाएंगे, ऑप्शन डी सही है। उपरोक्त सभी, जो लोग डी और ऑप्शन फोर्थ आंसर कर रहे हैं उनका करेक्ट है डी ऑप्शन ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ उपरोक्त सभी नहीं होता तो हम सेकंड के साथ जाते, लेकिन डी दिया है उपरोक्त सभी, तो यही बेटर है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि मानसिक पिछड़ापन
मंदता या सीमित मानसिकता का द्योतक है? जो मानसिक पिछड़ापन है वो मंदता या सीमित मानसिकता का द्योतक है, ये किसने कहा? मोर्स एवं बिंगो, पोर्टियस, क्रो एंड क्रो या टर्मन? फटाफट से आंसर करेंगे, क्या होगा? तो मानसिक पिछड़ापन जो है ये मंदता या सीमित मानसिकता का द्योतक है, ये बात कही पोर्टियस ने। ऑप्शन हमारा सेकंड करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बतलाए हैं? 2, 3, 4 या 5? तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए। कौन कौन से? मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। 3 प्रकार के बुद्धि बताई थी किसने? थॉर्नडाइक ने। ठीक है, मूर्त को यांत्रिक या गत्यात्मक बुद्धि भी कहते हैं, अमूर्त बुद्धि को मनन बुद्धि भी कहते हैं, और एक होती है सामाजिक बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से आंसर करेंगे। विशेष आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा हेतु निम्न में से कौन सा उपाय उचित नहीं है? ऑप्शन है विशेष पाठ्यक्रम, विशेष विद्यालय, विशेष प्रशिक्षित शिक्षक या समान प्रतिस्पर्धा। क्लियर आंसर दिख रहा है? समान प्रतिस्पर्धा जो है ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेष पाठ्यक्रम हो, विशेष विद्यालय हो, विशेष प्रशिक्षित शिक्षक हो, ये ठीक है, लेकिन समान प्रतिस्पर्धा जो होगी ये गलत हो जाएगा। तो यही आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर, फटाफट बताएंगे इसका आंसर। किसी परीक्षा में सभी प्रश्न पाठ्यक्रम बहुत सरल आते हैं, इससे परीक्षा के किस गुण या विशेषता का हनन होता है? ऑप्शन है वस्तुनिष्ठता, व्यापकता, विविधकारिता या विश्वसनीयता। अगर आप लगातार बहुत सरल प्रश्न दे रहे हैं तो इससे क्या होगा? विभेदकारिता गुण का हनन होता है। ठीक है, ऑप्शन थर्ड यहाँ करेक्ट है। हमेशा ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोई भी परीक्षा, या जैसे मैं आपके लिए क्विज क्रिएट करती हूँ तो उसमें बिल्कुल हमने कई जगह देखा है क्विज होती है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, बहुत सरल क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं, क्योंकि भीड़ बढ़ाना चाहते हैं वो लोग। भीड़ वहीं पर जाती है जहाँ पर सरल चीज़ें कराई जाती हैं, पुरानी चीज़ें, ओल्ड चीज़ें घुमा फिरा के वही कराते रहते हैं, तो वहीं भीड़ जाती है। जहाँ आपको नया मिलेगा, थोड़ा सा टफ कर दिया जाएगा, वहाँ आप रुकेंगे ही नहीं, क्योंकि गलती होती है तो भागने लगते हैं, सही होता है तभी रुकते हैं। लेकिन ये गलत है। आपको खुश होना चाहिए कि आपको नई चीज़ें देखने को, पढ़ने को, सुनने को मिल रही हैं, तो आपको, लेकिन ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। क्वेश्चन अगला है, किस मनोवैज्ञानिक का मानना है कि धीमी गति के बालक तनावग्रसित होते हैं? छेदन का, गाल्टन का, हरलॉक का, इनमें से कोई नहीं। कौन सा मनोवैज्ञानिक ऐसा है जो ये कहता है कि धीमी गति के बालक तनावग्रसित होते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, छेदन एक मनोवैज्ञानिक जिन्होंने ये माना था कि धीमी गति के बालक तनावग्रसित होते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे 20 क्वेश्चन। अब ये बता दीजिए CDP में आउट ऑफ 20 आपके कितने करेक्ट हुए। हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रैक्टिस सेट की तरफ। चलिए हिंदी की हम बात करेंगे। 5 सेकंड का आपके लिए ब्रेक है, आपको पानी पीना है तो आप पी सकते हैं। हिंदी प्रैक्टिस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके हर एक एग्जाम में, हेल्प करेंगे जहां हिंदी पूछी जाती है। क्वेश्चन फर्स्ट है, हिंदी निम्न में से किस शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ? ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें एक प्रत्यय नहीं लगा है? जैविक, तात्कालिक, दीर्घकालिक, कीटनाशक। क्लियर आंसर दिखाई दे रहा है? कुछ बताने की, समझाने की, पहचानने की भी ज़रूरत नहीं है, देखते ही आंसर कर देंगे। कीटनाशक, इसमें एक प्रत्यय नहीं लगा है, बकाया जैविक में, तात्कालिक में और दीर्घकालिक में, इन तीनों में ही एक प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण शब्द में कौन सी संधि है? परिधन आवरण बराबर पर्यावरण, दीर्घ संधि होगी, गुण होगी, यण होगी या विसर्ग संधि होगी? फटाफट से आंसर करेंगे। और हिंदी में आपको ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हिंदी की प्रैक्टिस आपकी बेहतर होनी चाहिए। इतने दिन से आपको लगातार हिंदी कराई जा रही, क्विज में भी कंटिन्यूअस। तो परिधन आवरण बराबर पर्यावरण, तो यहाँ हो जाएगी यण संधि, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तत्सम व तद्भव रूप का असंगत युग्म है? श्वास, सांस, पानीय, पानी, वाष्प, भाप, गेह, घर। बताइए आंसर क्या होगा? तत्सम व तद्भव रूप का असंगत युग्म है। आंसर करेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, गेह, घर। ठीक है, तत्सम और तद्भव के लिए ऑप्शन डी यहाँ पर असंगत है। अगला, डैश हमें विवेकपूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता है। रेखांकित पद में कौन सा समास है? अव्ययी भाव होगा, या फिर तत्पुरुष होगा, या कर्मधारय होगा, या बहुब्रीहि होगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा? विवेकपूर्ण में जो अंडरलाइन किया है, हमें विवेकपूर्ण, ये डैश जो है
इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ हमें विवेकपूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता है। रेखांकित पद में कौन सा समास होगा? विवेकपूर्ण में बताना है आपको कौन सा समास होगा। फटाफट से आंसर करेंगे विवेकपूर्ण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, अव्ययी भाव समास। विवेकपूर्ण में अव्ययी भाव समास होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, कुछ रसायन जो अपने आप में सुरक्षित हैं उस समय हानि पहुंचाते हैं जब वे अन्य पदार्थों से क्रिया कर लेते हैं। रेखांकित पद कर लेते हैं। क्या है ये? संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है? तो इसमें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। कर लेते हैं ये क्या है? ये सीधा सीधा क्रिया हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर बेहतर है। कर लेना एक संयुक्त क्रिया है, करना और लेना। ठीक, अगला क्वेश्चन। महात्मा गांधी प्राय यही कहा करती थी कि सत्याग्रही की हार कभी नहीं होती। यह वाक्य किस काल का है? यही कहा करते थे होगा। ठीक, सामान्य वर्तमान, सामान्य भूतकाल, पूर्ण वर्तमान या आसन्न वर्तमान? महात्मा गांधी प्राय यही कहा करते थे कि सत्याग्रही की कभी हार नहीं होती। तो ये हो जाएगा सामान्य भूतकाल। ऑप्शन यहाँ सेकंड बेटर होगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, ताकि और लोग भी चैनल से जुड़ सकें। क्वेश्चन है, उनके वक्तव्य के लक्ष्य उनके आलोचक नहीं उनके अनुयायी होते हैं। यह वाक्य किस काल का है? सामान्य वर्तमान, पूर्ण भूतकाल, पूर्ण वर्तमान या आसन्न भूतकाल? इसका आंसर बताएंगे फटाफट से। क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल उनके वक्तव्य के लक्ष्य उनके आलोचक नहीं उनके अनुयायी होते हैं। ये वाक्य जो है ये पूर्ण भूतकाल का वाक्य है। तो ऑप्शन सेकंड या बी जो लोग आंसर किए हैं उनका करेक्ट है। नेक्स्ट है, सबकी बुद्धि कुशाग्र नहीं होती कि हर बाधा को छेद कर तत्व तक पहुंच जाए। रेखांकित शब्द जो कुशाग्र है का अर्थ नहीं है, यानी कुशाग्र का इनमें से कौन सा अर्थ नहीं है ये आपको बताना है। तीक्ष्ण, तेज, पैनी, मंथर? इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। तो तीक्ष्ण बुद्धि यानी कुशाग्र बुद्धि, तेज बुद्धि यानी कुशाग्र बुद्धि, पैनी बुद्धि यानी कुशाग्र बुद्धि, लेकिन मंथर जो है ये कुशाग्र का अर्थ नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर इसका अर्थ नहीं होगा कुशाग्र का। तो यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। इतने कम टाइम में और इतने अच्छे क्वेश्चंस की मैं आपको प्रैक्टिस कराकर और आपका टेस्ट क्विज आपकी लेती हूँ टेलीग्राम पर। अगर आपको ये तरीका पसंद आता है तब भी आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है आप शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ में। भले ही लाइक करना इग्नोर कर सकते हैं लेकिन शेयर ज़रूर करेंगे। स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। हिंसा, मैत्री, वीरता, तत्वज्ञान? बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो हिंसा की, मैत्री, वीरता, तो ये तीनों ही शब्द स्त्रीलिंग हैं, जबकि तत्वज्ञान शब्द जो है ये पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। जब किसी वाक्य में लिंग, वचन आदि कर्ता के रूप में प्रभावित होते हैं तो उस वाक्य को कहा जाता है कर्तृवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य या सभी? इसका फटाफट से आंसर बताएंगे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। जब किसी वाक्य में लिंग, वचन आदि कर्ता के रूप को प्रभावित करते हैं तो हो जाएगा कर्तृवाच्य। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ ज़्यादा करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, आज हमने 20 क्वेश्चन CDP के और 10 क्वेश्चन हिंदी के, टोटली 10 मिलाकर के 20 और 10 30 क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया है। बकाया क्लास होगी उसको हम उसमें बकाया 30 क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि जो 5 PM पे क्लास होने वाली है ये टाइम से नहीं हो पाएगी अगर हम टोटल 60 क्वेश्चन को लेते हैं। इसलिए आज के लिए बस इतना ही। इस क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में 8 PM। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर। और अपने दोस्तों को इस क्लास को शेयर कर दें अगर आपको पसंद आया हो। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में। बाय बाय।